न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 के। अगले 22 मिनट में देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले दिल्ली के आरकेपुरम इलाके की। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में सीआरपीएफ में तैनात एक इंस्पेक्टर को गोली मारी गई है। आज तड़के हुई इस वारदात में घायल होने वाले इंस्पेक्टर का नाम विकास है, जिसे घायल हालत में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अब तक की जांच में सामने आया है कि हमले में जख्मी हुए विकास का अपनी पत्नी के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। शक है कि इस हमले की वजह से विवाद हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के बंगाली मार्केट में आज सुबह तड़के आग ने तांडव मचाया। आग की चपेट में कई दुकानें आ गई। खबर मिलते ही दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर रवाना हुई। आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली की बंगाली मार्केट में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग की वजह साफ नहीं हो पाई है। यूपी के फिरोजाबाद में मतदान के दौरान गड़बड़ी की खबर मिलते ही हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की जीप को निशाना बनाया, उसमें आग भी लगा दी। जमकर हंगामा हुआ। बूथ कैप्चरिंग की घटना के बाद लोग गुस्से में थे। गुस्से में ये आग भड़की तो कैसे हंगामा शुरू हुआ ये आप देख सकते हैं। दो गुटों के बीच में जमकर मारपीट भी हुई। कैमरा तोड़ रहे हैं। भीड़ के हंगामे पर पुलिस ने भी आपा खो दिया। हंगामा कर रहे लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने भी दनादन लाठियां बरसाई। एसपी के सामने भी जो मिला उसी पर पुलिस के डंडे पड़े। दरअसल बीजेपी के एसपी सिंह बघेल ने कई बार शिकायत की कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कई बूथों पर कैप्चरिंग कर रहे हैं। इसके बाद वो धरने पर बैठ गए। मामला बढ़ा तो उन्हें पुलिस जीप को ही आग के हवाले कर दिया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को पटना की निचली अदालत से केस में जमानत मिल गई है। भड़काऊ भाषण देने पर गिरिराज के खिलाफ पटना के हवाई अड्डा थाने में केस दर्ज हुआ था। उसी केस में जमानत मिली है। जबकि मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजे जाने वाले बयान को लेकर गिरिराज के खिलाफ कई और थानों में केस दर्ज है। भड़काऊ भाषण देकर फंसे बीजेपी नेता गिरिराज सिंह कई और थानों में दर्ज मुकदमे के तहत आज सरेंडर कर सकते हैं। गुरुवार को उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन गिरिराज लापता हो गए। बताया जा रहा है कि अब आज वो बोकारो में सरेंडर कर देंगे। इसके पहले गिरिराज सिंह भूमिगत हो गए। गिरिराज की तलाश में झारखंड पुलिस ने लखीसराय के बढ़ैया में उनके निजी आवास पर छापेमारी की। साथ ही पटना के उनके सरकारी आवास में भी पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वो नहीं मिले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा एक बार फिर से मोदी पर हमलावर हो गए। यूपी के गोंडा में बोलते हुए बेनी की जुबान फिसली और उन्होंने नरेंद्र मोदी को जानवर तक कह दिया। इंसान नहीं है, जानवर है। और जानवर के साथ वही सलूक होना चाहिए जिस तरह सलूक से उसको रास्ते पे लाया जाता है। जानवर खुद नहीं रास्ते चलता है, तो बढ़िया नकेल होती है, बढ़िया हंटर होता है, तब रास्ते चलता है। अगर हमको है, हम अकेले इनको ठीक कर सकते हैं। आज आजम खान को चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब दाखिल करना है। संभल, रामपुर और बिजनौर में भड़काऊ भाषण देने के मामले में चुनाव आयोग ने आजम को नोटिस जारी किया है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के नामांकन और रोड शो को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी के नामांकन और रोड शो को बड़ी स्क्रीन पर उन इलाकों में भी लाइव दिखाया गया जहां मतदान चल रहा था। हमने उनको इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इस प्रकार की चीजों को रोका जाना चाहिए और इस प्रकार की चीजों के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। छठे चरण की वोटिंग के दिन मोदी के रोड शो नामांकन को लाइव दिखाए जाने को कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया और चुनाव आयोग से मांग की गई है कि नरेंद्र मोदी समेत वाराणसी में मौजूद रहे बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज किया जाए। इससे पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। वाराणसी कचहरी में पर्चा दाखिल करते वक्त मोदी के साथ अमित शाह, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र, बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय के पोते और पूर्व जस्टिस गिरधर मालवीय नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बने। साथ ही बुनकर अशोक कुमार और मल्ला वीरभद्र निषाद भी मोदी के प्रस्तावक के तौर पर मौजूद हैं। नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के मुताबिक बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की इनकम पिछले 14 दिन में 1 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ गई। दरअसल वडोदरा में 10 अप्रैल को मोदी ने अपनी कुल संपत्ति 1 करोड़ 51 लाख बताई थी, जो कि वाराणसी में बढ़कर 1 करोड़ 65 लाख हो गई। मोदी ने कहा कि उन्हें गंगा मां ने काशी बुलाया है। मोदी ने यह भी बताया कि वाराणसी आकर उन्हें ऐसा लग रहा है मानो मां की गोद में आ गए हैं। मां गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है,
वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। बीजेपी महासचिव और यूपी के प्रभारी अमित शाह ने कहा कि पहले जो मोदी लहर थी वो नामांकन के बाद सुनामी में तब्दील हो गई है और अब यूपी में एसपी बीएसपी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। अब तक यूपी में मोदी की लहर थी, भाजपा की लहर थी। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वाराणसी से लड़ने का अवसर देने के लिए वो पार्टी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को बहुत बहुत आभार जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और देश भर में समर्थन कर रहे हैं। जिस गाड़ी में मोदी का रोड शो निकला उसमें मोदी के खास सिपहसालार और यूपी के प्रभारी अमित शाह भी मौजूद थे। साथ ही यूपी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मोदी के साथ गाड़ी में सवार थे। वाराणसी में मोदी सबसे पहले बीएचयू पहुंचे थे। उन्होंने यहां बीएचयू के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान मालवीय के पोते और मोदी के प्रस्तावक गिरधर मालवीय भी मौजूद थे। इसके बाद मोदी ने काशी विद्यापीठ में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पटेल की माल्यार्पण कर मोदी ने यहां उमड़ी भीड़ का अभिवादन किया और लोगों को झुकझुककर प्रणाम किया। बीएचयू में मोदी जब लोगों का अभिवादन कर रहे थे तो उनके सामने सुरक्षाकर्मी आ गए थे। मोदी ने गार्ड को अपने सामने से हटाया ताकि लोग उन्हें देख सकें और वो भी जनता का अभिवादन कर सकें। बीएचयू में मोदी की अगवानी के लिए भारी तादाद में मुस्लिम समर्थक भी पहुंचे हुए थे। बीएचयू के मेन गेट के सामने ये लोग हाथों में मोदी का कटआउट लेकर लहराया इसे जा रहे थे। काशी विद्यापीठ के आसपास के घरों में मोदी को देखने वालों का हुजूम उमड़ा हुआ था। कई लोग तो पास के पेड़ों पर भी चढ़ गए थे। मोदी की एक झलक के लिए लोग छतों और बालकनी में भी खड़े थे। वाराणसी से मौजूदा सांसद और अब कानपुर से किस्मत आजमा रहे बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जीत की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि 12 मई को वोट देने वाराणसी आएंगे। वाराणसी में मोदी ने मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर पुष्प अर्पण किया तो इसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने मूर्ति का शुद्धिकरण कर दिया। एसपी कार्यकर्ताओं ने 51 लीटर दूध और गंगा जल से प्रतिमा का शुद्धिकरण कर मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। मालवीय जी की मूर्ति दूध से धोने पर बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हाथ खून से रंगे हैं वो मूर्ति को शुद्ध क्या करेंगे। रविशंकर ने कहा कि नामांकन में उमड़ी लाखों की भीड़ किराए की नहीं थी। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अस्सी घाट पर मौन साधना की। सोमनाथ भारती पर बुधवार को हुए हमले के विरोध में केजरीवाल साधना पर बैठे। केजरीवाल ने गंगा से काशी की संस्कृति को बचाने के लिए प्रार्थना की। इससे पहले सोमनाथ भारती पर हुए हमले के लिए केजरीवाल ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल ने कहा कि हमले की घटना दिखाती है कि काशी में हमें मिल रहे समर्थन से बीजेपी किस कदर हताश है। दरअसल वाराणसी में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पर एक टीवी शो के दौरान कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था और सोमनाथ भारती की जमकर पिटाई भी कर दी गई थी। उनकी कार पर भी हमला किया गया और शीशे चकनाचूर कर दिए गए। नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। यहां वो अमृतसर, पठानकोट, लुधियाना, भटिंडा और होशियारपुर में रैली करेंगे। मोदी यहां जेटली के पक्ष में प्रचार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज यूपी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह बस्ती, धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज और लखनऊ में रैली करेंगे। भोजपुरी गायक और बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी आज लखनऊ और कानपुर के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी यूपी के प्रभारी अमित शाह फतेहपुर में रोड शो करेंगे। वहीं जनरल वीके सिंह रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज बांदा में रहेंगे। इसके बाद अखिलेश फतेहपुर जाएंगे। दोनों ही जगहों पर अखिलेश यादव की 2-2 जनसभाएं होंगी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती फैजाबाद में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। झारखंड के दुमका में नक्सलियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने मतदान के बाद लौट रही पोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस जवानों समेत 8 पोलिंग कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए। मतदान के बाद पोलिंग पार्टी शिकारीपाड़ा के असना गांव से वापस लौट रही थी। इनके पास बूथ नंबर 100 और 101 की ईवीएम थी। अचानक नक्सलियों ने इन पर बंदूक से हमला कर दिया। दहशत फैलाने के बाद नक्सलियों ने ईवीएम लूट ली। घटनास्थल पर घायल तड़प रहे थे लेकिन उनको राहत पहुंचाने में प्रशासन की ओर से देरी की गई। मौका वारदात पर दिख रही एक-एक तस्वीर खौफ की कहानी बयां कर रही थी।
काफी देर बाद प्रशासन की ओर से राहत के लिए टीम पहुंची। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह पूरा इलाका जंगलों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आई। 12 राज्यों के 117 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हुआ। यूपी की 12 सीटों पर 58.5%, जबकि बिहार की 7 सीटों पर 60%, झारखंड की 4 सीटों पर करीब 63%, मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर करीब 64% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 62% मतदान हुआ। वहीं राजस्थान की 5 सीटों पर 59.2%, पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर 82%, महाराष्ट्र की 19 सीटों पर 55.33%, तमिलनाडु की 39 सीटों पर 73%, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर 28% और असम की 6 सीटों पर 77.05% वोट डाले गए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुवाहाटी में पत्नी गुरशरण कौर के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान जब मीडिया ने देश में मोदी लहर की बाबत सवाल किया तो उन्होंने कहा, ये लहर सिर्फ मीडिया में है, देश में नहीं। यूपी के सैफई में यादव परिवार ने भी मतदान किया। यहाँ एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, एसपी महासचिव रामगोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय यादव समेत कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने भी अपना अपना वोट डाला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में मतदान किया। वो अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला। उन्होंने मुंबई में मतदान किया। अभिनेत्री और राष्ट्रीय आम पार्टी से चुनाव लड़ रही राखी सावंत ने भी वोट डाला। राखी नॉर्थ वेस्ट मुंबई से प्रत्याशी हैं और वो कांग्रेस उम्मीदवार गुरुदास कामत, कांग्रेस उम्मीदवार महेश मांडवेकर, एसपी प्रत्याशी फरहान आजमी को चुनौती दे रही हैं। तमिलनाडु में भी वरिष्ठ नेताओं ने वोट डाला। शिवगंगा में केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तिरुनेलवेली में एमडीएम के चीफ वाइको ने वोट डाला तो वहीं चेन्नई में कनिमोझी ने मतदान किया। मुंबई में बच्चन परिवार ने एक साथ मतदान किया। अभिषेक बच्चन यहां पहुंचे हुए थे। अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ थे। अभिषेक ऐश्वर्या के साथ वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए थे। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने मुंबई के बांद्रा में अपना वोट डाला। वो अपनी पत्नी किरण राव के साथ वोट डालने पहुंचे थे। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि वोट डालकर उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। Me coming out to vote is my duty as an Indian. All the very best, guys. All the very best. मुंबई में फिल्म स्टार शाहरुख खान ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शाहरुख जब मतदान केंद्र पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उनसे आगे बढ़कर हाथ भी मिलाया। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल ने भी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। दोनों ने मुंबई में अपने वोट डाले। मुंबई में फिल्म अभिनेत्रियों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। प्रीति जिंटा, विद्या बालन, सोनम कपूर ने पोलिंग बूथ पर जाकर अपना अपना वोट डाला। तमिलनाडु में भी फिल्म स्टार्स ने मतदान में हिस्सा लिया। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा जाने माने अभिनेता कमल हासन और साउथ की अभिनेत्री खुशबू ने चेन्नई में मतदान किया। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी जीत के सवाल पर कहा कि उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। उन्होंने आज भी लोगों से अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान के लिए पहुंचे। भारत रत्न मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने जन्मदिन के मौके पर मतदान किया। मुंबई में सचिन अपनी पत्नी अंजलि के साथ वोट डालने पहुंचे थे। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने लोगों से घर से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील की। मुंबई में जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। उन्होंने मुंबई के कफ परेड इलाके में पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रीता बहुगुणा जोशी के समर्थन में लखनऊ में रोड शो किया। कालबित तालुकेदार स्कूल से चलते हुए राहुल का रोड शो हलवासिया इलाके से गुजरा। इस दौरान परिवर्तन चौक पर घंटों जाम लगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहला मौका है जब राहुल गांधी ने कांग्रेस कैंडिडेट रीता बहुगुणा जोशी के समर्थन में रोड शो किया। ये राहुल का अब तक का सबसे लंबा रोड शो रहा। शहर के कई इलाकों से गुजरते हुए राहुल ने रीता जोशी के लिए भी वोट मांगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात के वलसाड में एक रैली की। सोनिया ने इस दौरान नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना तीखा हमला किया। भाजपा के नेता ऐसा दावा कर रहे हैं कि उनके आने से स्वर्ग जमीन पर उतर आएगा। इन्हें सिर्फ
खुद की कुर्सी का ध्यान है और इन्हें गरीबों से आपसे कोई लेना देना नहीं है। सोनिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो आरएसएस के इशारे पर चल रही हैं, जिसकी विचारधारा नफरत फैलाने और समाज को बांटने वाली है। भाजपा एक ऐसी विचारधारा है जो अपने एक ऐसे संगठन के इशारे पर चलती है जो गंगा जामुनी तहजीब पर विश्वास नहीं करती है, जो नफरत, संकीर्ण और कट्टर सोच के साथ समाज में भेदभाव फैलाती है। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। सारण की एक चुनावी रैली में दोनों ने मोदी को दंगाई और देश को जलाने वाला शख्स करार दिया। लालू ने लोगों से देश बचाने के नाम पर मोदी को पीएम बनने से रोकने की अपील की। उन्नाव में एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेला है। मुलायम ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी केंद्र में सत्ता में आई तो मुस्लिमों को सभी सरकारी योजनाओं में 20% आरक्षण दिया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर में बोलते हुए एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान सब कुछ भूल गए। पासवान ने चुनाव आयोग की अनदेखी करते हुए कह दिया कि मोदी की सरकार बनी तो वित्त रहित शिक्षक और आशा कार्यकर्ताओं को पक्की नौकरी दी जाएगी। शिक्षक का सम्मान करेंगे, आंगनबाड़ी है उनको हम सम्मान करेंगे, आशा कर्मी है उसको सम्मान करेंगे, बिल रहे शिक्षक है उनको करेंगे। बीजेपी नेता उमा भारती ने प्रियंका वाड्रा पर पलटवार किया। उमा ने कहा कि एक पूर्व सीएम को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती और बीजेपी जैसी पार्टी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ही काफी है, किसी और का नहीं। दरअसल प्रियंका ने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाकर बीजेपी पब्लिसिटी कर रही है। प्रियंका जी, अभी आपकी औकात नहीं बनी है कि पब्लिसिटी गेन करने के लिए मुझे आपका नाम लेना पड़े। हमें पब्लिसिटी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी काफी हैं। यूपी के बलिया में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने गधे पर बैठकर अपने समर्थकों के साथ अपना प्रचार किया। नेताजी के काफिले में 14 गधे शामिल थे। इनका नाम नवीन राय है और ये बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वो लोकपाल की नियुक्ति पर तुरंत कोई निर्णय नहीं लेने जा रही है। सरकार ने न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि 5 मई तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 मई तक के लिए स्थगित कर दी। एक एनजीओ ने याचिका दायर कर लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। एनजीओ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। इसके बावजूद सरकार इस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि अनुचित ही नहीं बल्कि अवैध और मनमाना है। काले धन पर कांग्रेस को घेरने वाले बाबा रामदेव अब खुद सवालों के घेरे में हैं। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रामदेव के 3 ट्रस्टों की जांच आयकर विभाग को सौंप दी गई है। रामदेव पर ट्रस्ट के पैसों को चुनाव में खर्च करने का आरोप है। बिहार के हाजीपुर में चेकिंग के दौरान एक बोलेरो कार से 92 लाख रुपए की विदेशी मुद्राएं बरामद हुई हैं। इसमें करीब 12 देशों की मुद्रा शामिल है। बताया जा रहा है कि एक मनी एक्सचेंज कंपनी का ये पूरा पैसा है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सुप्रीम कोर्ट आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मुद्दे पर फैसला सुनाएगा। आज सुबह 10:30 बजे कोर्ट में इस पर फैसला आने की उम्मीद है। ये 7 हत्यारे अभी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 18 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने इन 7 की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी थी। राष्ट्रपति ने इनकी दया याचिका पर निपटारे में काफी वक्त लगा दिया, जिसके बाद कोर्ट ने इसे आधार मानकर इनकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के एक दिन बाद ही यानी कि 19 फरवरी को तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने इन हत्यारों की रिहाई का ऐलान कर दिया था। हालांकि इस ऐलान के बाद जयललिता सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम आज रिटायर होंगे। राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर वही फैसला भी सुनाएंगे। जस्टिस आर एम लोढ़ा नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस आर एम लोढ़ा 27 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। यौन शोषण मामले में आरोपी आसाराम की 3 याचिकाओं पर आज जोधपुर सेशन कोर्ट फैसला सुनाएगी। याचिका में पीड़ित लड़की के साथ महिला सिपाही के आने पर ऐतराज जताया गया है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि पीड़ित से जिरह से पहले उसके माता पिता का बयान दर्ज करवाया जाए। भावरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में फरार परसराम बिश्नोई की जमानत याचिका पर आज सीबीआई की एटीएससी कोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई हिंडाल्को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पारेख से पूछताछ करेगी। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है।
साउथ दिल्ली की जनता को आज परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साउथ दिल्ली में आज पूरे दिन पानी की सप्लाई ठप रहने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रख रखाव का काम हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें आएंगी। दिल्ली में स्लम कॉलोनियों में लोगों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए वाटर एटीएम लगाए जाने की हरी झंडी मिल गई है। इन एटीएम से 30 पैसे प्रति लीटर की दर से लोगों को साफ पानी मिलेगा। मौसम विभाग ने इस बार पिछले सालों की तुलना में कम बारिश होने की संभावना जताई है। पूर्वानुमान में बताया गया है कि यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मानसून कमजोर रह सकता है। जानी मानी मोबाइल कंपनी नोकिया अब माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल बन जाएगा। तकनीक की दुनिया में अरबों की डील के बाद ये टेक ओवर हो गया है और इस डील के बाद नोकिया मोबाइल का पूरा बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हो जाएगा। इलाहाबाद के करेली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। रिहायशी इलाके में आग लगने की इस घटना से घंटों अफरा तफरी मची रही। रुई के जिस गोदाम में आग लगी वो करेली के आजाद मार्केट इलाके में है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। गोदाम में मौजूद रुई की वजह से फैलती चली गई। देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की लपटों से घिर गया। उधर दमकल विभाग खबर मिलने के घंटे भर बाद मौके पर पहुंचा, तब तक आग काफी फैल चुकी थी। यह गोदाम जलकर राख हो गया था। आग इतनी भयानक थी कि घरों की दीवारें तक चटक गईं। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मी आग पर काबू कर पाए। दिल्ली के सरोजनी नगर में पुलिस ने रेप के आरोप में एक एनडीएमसी के जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जालंधर के स्टेट चिल्ड्रन होम में लड़कियों के साथ ज्यादती का मामला सामने आया है। यहां 20 से 22 लड़कियों को एक कमरे में रखा जाता था और इन पर निगरानी के लिए कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। जालंधर के सीजीएम को जब इस मामले की खबर मिली तो उन्होंने छापेमारी कर लड़कियों को वहां से निकाला। एमपी के भिंड में एक मजनू को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। उसके बाद लोगों ने उसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई की। महिला बस में सफर कर रही थी। छेड़खानी से नाराज महिला चिल्लाई तो लोगों ने उसे बस से उतारकर खूब पीटा। गुरुवार को आईपीएल 7 के रोमांचक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2 रन से हरा दिया। इस मैच के हीरो रहे क्रिस लिन, जिन्होंने आखिरी ओवर में डिविलियर्स का शानदार कैच पकड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 3 पारियों में 0 पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। गंभीर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ हुए मैच में खाता तक नहीं खोल पाए।